सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। दिस इज शिफा यूसुफजई एंड दिस इज अवैस मंगलवाला। ऑफ कोर्स ही इज बिजी समवेयर। किधर मसरूफ हैं आप? डॉलर की क्यों पढ़ रहे हैं हेडलाइन? ये भी कोई पढ़ने वाली चीज है? कोई काम की चीज पढ़ रहे हैं? वील वेट फॉर हिम कि भाई जो खबर पढ़ो उस पे हो सकता है। अच्छा, जैसे कि हर खबर पे हो। अच्छा, जैसे कि हर खबर ऐसा ही बताएं। है। महंगाई का झटका, इदारों का एहतराम, कौमी इदारों के सरबराहों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ओहो बोले ना, डॉलर बेलगाम। ओहो वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। टमाटर खीरा नहीं मिल रहा तो शलजम खाएं। ओहो ठीक है, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ घर चले जाओ। कौन है? हुक्मरान अच्छा। फरागोगी को के खिलाफ मुकदमे। ओहो गैस 391 रुपये महंगी होने का इम्कान। ओहो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल बिलावल बड़ा ओहो निकला। आइन के तहफ़्फ़ुज़ अफगानिस्तान में धमाका। ओहो मोहम्मद खान भट्टी मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। ओहो कलंदर्स की जीत का तसलसल बरकरार। ओहो ग्लैडिएटर्स हार गए। ओहो अभी सारी खबरें ऐसी है जिसपे ओहो तो यही तो न्यूज़ मीडिया का काम है। ओहो हर खबर पे ओहो। ये है शिफा यूसुफजई, मैं हूँ अवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और ओहो इन सारी खबरों के साथ बिल्कुल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अच्छा जी, हाँ, तो और ये तो खैर हो गया। बिल्कुल आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपको एक वाकया सुना के करता हूँ। अच्छा बताएं। ये वाकया जो है ये है गुफ्तगू है एक चीते की और एक कुत्ते की। ठीक है जी। अब चीता और कुत्ता गुफ्तगू कर रहे हैं तो चीते ने कुत्ते से कहा, भाई कुत्ते मियाँ तुम तो इंसानों के साथ रहते हो, इंसानों से तुम्हारी बड़ी उनसियत है, उल्फत है, तो तुमने इंसानों को कैसा पाया? अच्छा। तो कुत्ता कहता है भाई समझ में नहीं आता मुझे इंसानों का मामला, क्योंकि इंसानों ने जब किसी को गाली देनी होती है तो उसे कुत्ता कहते हैं। तो चीते हिफाजत करानी होती है तो भी कुत्ता आता है। आप अभी वो कुत्ता जवाब दे रहे हैं ना, आप ना दें जवाब। सही है। मैं अभी वाकया सुना रहा हूँ, बीच में कूद ही ना मारे। ये तो होता है ना, ये तो होता है जो अंदर से सुने। वो नहीं होता, वो हीरो आ रहा है आप लोग सोच रहे हैं सिनेमा में बैठे, आधे लोग कहेंगे ये घूसा मारेगा, आधे लोग कहेंगे ये घबरा गया है, ये बैठ जाएगा पाँव में। तो वो एक्सप्लेनर ना दे। अभी कुत्ता बता रहा है कि उसके साथ होता क्या है। कुत्ता कहता है भाई मुझे टेंशन इस बात की है, समझ में नहीं आता मुझे कि मेरा नाम ये लोग इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने गाली देनी होती है किसी इंसान को। तो चीता उससे पूछता है कि भाई तुमने इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाया है क्या? कहता नहीं मैंने तो नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम करते क्या हो? कहता मैं उनकी हिफाजत करता हूँ। कहता है अच्छा तुमने कभी इनके माल मवेशी हलाक किए हैं? कहता नहीं। कभी तुमने इनके बच्चों को खाया है? कहता नहीं। कभी तुमने जो है वो इनके घरों को कोई नुकसान पहुंचाया है? कुत्ता कहता है नहीं, मैंने तो कभी भी ये काम नहीं किए। उसके बावजूद जब भी किसी इंसान ने गाली देनी होती है वो कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो चीता कहता है अब देखो मैं इनके मवेशी भी बर्बाद करता हूँ, मुझे मौका मिलता है तो मैं इनको खा भी जाता हूँ, मुझे मौका मिलता है मैं इन पर जुल्म करता हूँ, लेकिन जब भी इंसानों ने किसी को बहादुर कहना होता है शेर कहते हैं। वो कहते हैं शेर है, ये तो चीता है। तो इंसान की खसलत क्या है कि जब कोई आपके काम आएगा आप उसे देंगे गालियां, तो वो और जब कोई आपके ऊपर तड़ी जमाएगा, जिसके साथ एहसान करो उसके शर से डरो। बिल्कुल। तो वो एक वो भी है। और कुत्ता भी वैसे कोई बहुत शरीफ और नफ्स किस्म का जानवर नहीं है। काटता जब है तो उसके बाद जो 21 टीके एक जमाने में लगा करते थे, ये तो जिनको लगे हैं उनसे पूछे आप। तो वफादारी, लेकिन बिल्कुल वफादारी है वो। तो फिर जब बेचारा आपको पहचाने ना आया, पागल हो जाए तो फिर तो लेकिन मसला इस वक्त इंसान की खसलत का है कि इंसान की खसलत क्या है कि जो उस पर जुल्म करता है, जो उसे खाता है, उसकी मिसाल दी जाती है कि वाह वाह बहादुरी, और जो उसकी वफादारी इस सारी बात का मामला जो था वो सिर्फ जिसको हम कहते हैं ना खास तौर पर गैर सियासी था, या इसको सियासी कॉनोटेशन में भी लिया जा सकता है? मैंने तो एक नॉर्मल वाकया बयान किया है कि जनरली इंसान की खसलत ये है कि जो उस पर एहसान करता है इंसान उसका वफादार नहीं होता। ये इंसानी मामला है भाई। तो इस इंसानी मामले को ज़रा सोचे और अपनी खसलतों को बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। हाँ, जो हमारे साथ वफादारी करे उसकी वफा का सिला उसे देने की कोशिश करे, और जो हमारे साथ जुल्म करे उसे उस जुल्म का बदला दे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, यही है मामला इंसानों का, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। हम चलते हैं अपनी कुर्सियों की तरफ। कुर्सियों की ही जंग है सारी, और इस जंग की तरफ जाते हुए हमने आपको दिखानी है 60 सेकंड न्यूज़। तो आइए देखते हैं 60 सेकंड में दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
वफाकी हुकूमत ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 3% इजाफे के बाद 17% से बढ़कर 20% हो गई। मामलात मस्बत सिमत में चल रहे हैं, IMF मुआहिदा जल्द हो जाएगा, इसहाक डार। IMF से मुआहिदा होने पर भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा, मिफ्ता इस्माइल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अमजद शुएब को अवाम को उकसाने के मुकदमे में बरी कर दिया। एक दिन में 9,400 रुपए इजाफे के बाद 1 तोला सोना 2,06,500 रुपए का हो गया। टाइम मैगजीन ने दुनिया की 12 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी, पाकिस्तानी माहौलियाती कारकुन आयशा सिद्दीका भी शामिल। यूट्यूब पर गैर कानूनी तरीके से बच्चों का डेटा जमा करने के इल्जामात, बरतानिया की इंफॉर्मेशन रेगुलेटर अथॉरिटी का तहकीकात का आगाज। PSL 8 लाहौर ने क्वेटा को 17 रन से हरा दिया। और G20 इजलास का बगैर किसी मुश्तरका एलामिये के इख्तिताम। ये तो था जी 60 सेकंड्स में दुनिया में क्या हो रहा है, 60 सेकंड्स अराउंड द वर्ल्ड। और अब ज़रा आपको बताते हैं कि प्रोग्राम के एजेंडा में आज क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक तो हम आपको मुलाकात कराएंगे फुटबॉलर से। यंग फुटबॉलर हैं और ये वो फुटबॉलर हैं जो कि बेसिकली उन अपॉर्चुनिटी से महरूम होते हैं जो आम तौर पर बच्चों को नसीब होती हैं, और इन्होंने खुद अपना रास्ता किस तरह से बनाया ये आपको बताएंगे, और किस तरह से इनकी मदद एक ऑर्गेनाइजेशन ने की और फिर ये फुटबॉल खेलने के काबिल बने। मुलाकात फुटबॉल खेलने के काबिल बने और कप्तान बने की टीम के कप्तान बने। असल स्टोरी इनकी ये है कि सड़कों पर रहने वाला एक बच्चा वो किस तरीके से फुटबॉल की टीम का कप्तान बनता है। बिल्कुल ये चीज़ है जिससे हम आपकी वाकफियत करवाएंगे, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे। इसके बाद फिर इकोनॉमी हमारी नाजरीन, हाँ ये जो आपने गहरी सांस ली, ओए होए होए ये वो वाली है असल, ओए होए होए ये है। तो जी डॉलर कितने रुपए महंगा हो गया? इकोनॉमी बिल्कुल 185 रुपए तक उसका खैर अब तो खैर डॉलर की कोई कीमत नहीं है, कहीं 185, कहीं 285, 285 जी। ओपन मार्केट में 300 अगर मिलेगा तो 300 तक का मिल रहा है, वरना मिल ही नहीं रहा। अगर आप इंटर बैंक का रेट वेट जानने की कोशिश करें जो आप गूगल पे देख सकते हैं वो नजर आता है आपको, तो वो 265 है। कल रात तक वो 265 था। अब वो क्या सिलसिला, खैर पाकिस्तान में डॉलर नापैद है और रेट उसके कई हैं, तो आपको मुतादिद रेटों पर डॉलर मुयसर होंगे, लेकिन ब्लैक में मोस्टली, और कहीं कहीं तो ब्लैक मार्केट वाले भी नहीं दे रहे हैं। तो डॉलर बेसिकली जो है वो 18 रुपए और 98 पैसे कल बढ़ा है, और उसकी जो कीमत मार्केट में चल रही है वो है 285.69, ये इंटरबैंक की है, और 291 की ओपन मार्केट में। ये रिपोर्ट हुआ है अखबारों में। लेकिन वैसे आप ढूंढने जाएं कहीं नहीं मिलेगा, 300 से ऊपर आपको जाएगा। आपको डॉलर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह से मिलेंगे। हाँ, अपने दोस्त अहबाब, हाँ शिफा थोड़े डॉलर दे दे। बात आई फौरन में तो नहीं, मैं दोस्त अहबाब नहीं तो मैं क्यों दूं, मैं ठीक है डॉलर वैसे गरीब आदमी को दे दो। चलो हाँ तो दे दूंगी, चलो ठीक है। और क्या, तो मैं आपको वैसे दे दूंगी 285 रुपए दे दूंगी। नहीं डॉलर वो जरा उसका एक अलग जरा उसका टैका अलग होता है। सही है, मैं तो डॉलर $1 दूंगी मैं बिल्कुल। और साथ ही फिर कल एक और चीज भी हुई कि बिजली की नरखों में भी इजाफा हुआ, 3.89 रुपए फी यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ गए, सोना बढ़ गया। तो ये सारी सूरत हाल है। और सोना तो एक दिन में 9,400 रुपए बढ़ा भाई, मतलब इंतहाई ये तो ज्यादा हो गया। बिल्कुल, तो इस पे बात करेंगे। इकोनॉमी मईशत पाकिस्तान की कहाँ जा रही है, वो खा रही है, डोबे खा रही है, बल्कि वो तखोर खुद मारता है, ये डोबे लग रहे हैं हमें। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात करनी है कि यूनिवर्सिटीज़ में आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की खबर आई कि वहाँ पर तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ, यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की यही खबर आई। ये मामला है क्या भाई, क्यों तलबा तंजीमें लड़ रही हैं आपस में, और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा तंजीमों का उनकी कोई ज़रूरत है या नहीं है? और ये क्या सियासी पार्टियाँ होती हैं जो कि पुश्तपनाही कर रही होती हैं सियासी तंजीमों की, तलबा तंजीमों की, और उनको शह दे रही होती हैं, और फिर यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब होता है? मतलब पढ़ाई करने जा रहे हैं आप या सियासत करने जा रहे हैं? अच्छा, सियासत भी ऐसे हो कि सियासत सियासी बुनियादों पर हो, सियासत लसानी बुनियादों पर ना हो। यहाँ पर जो इश्यूज हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वो खासतौर पर 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लसानियत के ऊपर भी अड्डा चल रहा है। एक तरफ बलोच हैं, दूसरी तरफ पश्तून है। ये भी एक सिलसिला जो है वो आप तो कभी पिटी नहीं होंगी ना? नहीं, मैं क्यों, मैं ऐसी सरगर्मियों में मुलविस नहीं हूँ। बस अब मैं क्या अपने यूनिवर्सिटी दौर के किस्से सुनाऊं, बस
नाजरीन छोड़ दे, रहने दे। जिसका जो ताल्लुक है वो सरकार से होगा ना, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी महकमा, सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तर, वहां पर फड्डेबाजियां, यूनियन बाजियां, लड़ाइयां, झगड़े ज्यादा होंगे, काम कम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी है आज, और उसके अलावा जी सियासत पर भी बात होगी। बहरहाल हमारा एक भरपूर प्रोग्राम है आज भी। अब प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको जो ट्रेंडिंग स्टोरीज बताते हैं, सबसे पहले लेकिन हमने जिक्र करना है एक सालगिरह का। भाई ज़बरदस्त सालगिरह है आज भी, और उन्हें हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक। वो एक अजीम इंसान है और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दुनिया में हमेशा, अच्छा कि बता दिया आपने, मैं तो जरा टीजर दे रहा था कि वो नहीं तो खिलाड़ी तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्क्वॉश प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, टेनिस प्लेयर, अच्छा क्रिकेट प्लेयर। दुनिया के कई ममालिक में जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और दुनिया के कई मैदानों में जाकर उन्होंने जीत के झंडे गाड़े। इंज़िमामुल हक आज 53 साल के हो गए जी। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन इंज़िमामुल हक 3 मार्च 1970 ये पैदा हुए थे मुल्तान में, और मुल्तान जो है पंजाब का शहर है। बिल्कुल, मैंने कहा बता दूं, बहुत बड़ा शहर है। शाह महमूद कुरैशी साहब वर्सेस गिलानी फैमिली, ये भी वहाँ पर सियासत होती है। हर चीज़ को सियासत से जोड़ देते हैं हम लोग। वैसे इस वक्त मुल्क में सिर्फ सियासत चल रही है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा, तो इंज़िमामुल हक साहब की आज सालगिरह है, और बहुत ही आला खिलाड़ी, और उनको पाकिस्तान का कप्तान बनने का भी एजाज़ हासिल हुआ। और 92 का जो वर्ल्ड कप था उसमें उनकी कारकर्दगी हर एक को याद है। जिसने वो 92 का वर्ल्ड कप देखा था एज अ यंग प्लेयर, जब वो टीम में आए थे, और टीम को उन्होंने किस तरीके से उठाया था अपनी ज़बरदस्त शानदार बैटिंग से, चौकों छक्कों से, ये सबको याद है। और भारतीय खिलाड़ियों की क्या वो दरगत बनाते रहे हैं, और क्या उनका कमाल फुटवर्क, और बड़ा ज़बरदस्त उनका खेल। अच्छा, 120 उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, 378 उन्होंने वनडेज़ खेले, एक T20 भी खेला, और बहुत ही आला उनकी कारकर्दगी रही। 35 उन्होंने सेंचुरियां बनाई अपने करियर में, और 11,000 से ज़ायद उनके टेस्ट रन्स थे। टेस्ट में उनके 8,800 के करीब रन्स थे, और 11,700 के करीब जो रन्स थे उनके वो थे वनडेज़ में। इंज़िमामुल हक, हैप्पी बर्थडे सर। आप सर, आपको बहुत बहुत आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। इसी तरह आप फलते फूलते रहें और खेलते कूदते रहें। बिल्कुल, खेलते कूदते रहें। अब तो खैर वो खिला रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें भी जाहिर है वो मेंटल स्ट्रेस और वो सारी चीज़ जो है, एक्सरसाइज, वो शामिल होती है। अच्छा, 21 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया था, 1991 में उनका डेब्यू था। बिल्कुल, इंज़िमाम। चलें जी, इंज़िमामुल हक। अब आते हैं जी हम ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ। बताएं क्या चल रहा है, आप बताएं क्या चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ बरतानिया में क्या चल रहा है। वहाँ पर हुए थे 2017 में मैनचेस्टर अरीना अटैक्स, मैनचेस्टर अरीना बॉम्बिंग्स जो हुई थी, बड़ी मशहूर थी। बड़े लोग उसमें जो है वो लुक़्मा अजल बन गए थे, और एक तरह से अगर हम कहें तो बड़ा वहाँ पर एक क्योस मच गया था। इस किस्म की बॉम्बिंग जोन ममालिक में एक आम फिनोमेना नहीं है, जिस तरह से कि हम पाकिस्तान में एक तरह से इम्यून हो गए हैं ओवर द ईयर्स। वहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। माहिरीन का कहना यह है कि दहशतगर्दी के वाक़यात को सिर्फ इंटेलिजेंस के ज़रिए ही रोका जा सकता है, जब आप उस चीज़ को जो है ना डिस्टर्ब कर दें, उनका प्लान जो है। बिल्कुल, अगर दहशतगर्द अपने टारगेट तक पहुँच जाए तो फिर तकदीर ही किसी साने से बचा सकती है, क्योंकि अगर खुदकुश है ख़ास तौर पर, तो उसने तो खुद को उड़ाना है। आप उसको जिस मौके पर रोकेंगे वो खुद को उस मौके पर शायद उड़ा देगा, और अगर टारगेट तक पहुंच जाता है तो फिर तो ज़्यादा नुकसान करेगा। अच्छा, यही मामला आजकल बरतानिया में ज़ेर बहस है, और इसके हवाले से MI5 जो है उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी सामने आ रही हैं, उनके हेड्स के बयानात भी सामने आ रहे हैं। 2017 से मई से ताल्लुक़ रखने वाले जो मैनचेस्टर अरीना अटैक्स थे, एक कॉन्सर्ट में बेसिकली वहाँ पर हुए थे ये धमाके, बॉम्बिंग्स। और मैनचेस्टर अरीना में एक अमरीकी गुलकारा का कॉन्सर्ट उस वक्त चल रहा था जब लिबिया निशाद 22 साल सलमान उबैदी जो है उन्होंने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। बिल्कुल। अब इस हमले में बच्चों समेत 22 अफराद हलाक हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक बरतानवी एजेंसी MI5 के जो हेड हैं, उन्होंने एक अपॉलॉजी टेंडर की है। एक तरह से उन्होंने कहा, वी प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रोफाउंड अपॉलॉजीज़, कि हम इसको रोकने में नाकाम रहे। अच्छा। उनके एजेंसी के हेड ने इस चीज़ को तस्लीम किया और उसके लिए माजरत की। अगर MI5 उन्होंने कहा कि ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा करती तो खुदकुश हमलावर को दहशतगर्दी से पहले पकड़ा जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक अवैदी के मुतालिक 2 अहम इंटेलिजेंस मालूमात MI5 ने बरवक्त पुलिस को फराहम नहीं की थी। तो लैब्स है बिल्कुल बाकायदा तौर पे, तभी तो वो माजरत कर रहे हैं, वरना तो इधर उधर दायमा कर देते स्टोरी को। अच्छा, अगर ये मालूमात फराहम कर दी जाएं तो सलमान अवैदी को लिबिया से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था, अगर उस वक्त ये प्रीएम्प्टिव मेजर ले लिया जाता। तो यहाँ पर लैब्स भी है, चीज़ों को एक तरह से शायद डिले हो गई, कुछ हो गया, लेकिन उनकी जो अपॉलॉजी है MI5 के हेड की, चीफ ऑफ MI5
इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने वहां पर माजरत की है कि हमारी वजह से यहाँ पर धमाके हो गए। ओके। अच्छा, अब आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं और वो अगली खबर है जी भारत से। अच्छा, अब नॉर्मली हम देखते हैं कदीम दौर का जो इंसान है वो आग से डरता था और उसे सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करता था, आग जलाना है, खाना पकाना है, इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन जदीद दौर में हम देखते हैं कि आग से खेलना हंसी मजाक का खेल बन चुका है और अक्सर औकात हम देखते हैं वो पटाखे जलाए जाते हैं और बड़ा खतरनाक होता है, आतिशबाजी वगैरह होती है और नुकसानात की खबरें जो हैं वो अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया है भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में, उसका इलाका है दादरी टाउन। वहाँ पर एक रक्शे में आतिशबाजी का सामान लदा हुआ था, उसकी वीडियो साथ चल रही है जो आप देखिएगा। अचानक उसमें आग लगी, वो आग भड़की है और 2 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं। उसमें से एक जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया और जो साथ मौजूद एक दुकान पर CCTV कैमरा लगा हुआ था उसने इस तमाम वाक़े को रिकॉर्ड किया और उसकी वीडियो फिर सोशल मीडिया पर फैली है। और दादरी का जो पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज ने ये बयान दिया है कि उस जगह में जगन्नाथ की तकरीबात चल रही थी। अच्छा। रक्शे में लदा हुआ था आतिशबाजी का सामान और उसे आग लगी है और बस आन की आन में वो रक्षा पूरा तबाह हुआ और रिक्शा चलाने वाला ये ड्राइवर था सलमान। अच्छा। वो आग की लपेट में आया और बाद में अस्पताल में जान की बाजी हार गया। तो अब आप ये देखें कि ये ख़तरनाक है, ये पटाखे और ये आतिशबाजी प्लीज़ खुदारा मत कीजिए, अपने बच्चों को भी इससे दूर रखिए। ये ख़तरनाक चीज़ है, कभी भी नुकसान। हम शुरू में तो खेल में उसको ले रहे होते हैं ना कि चलो ठीक है एंजॉयमेंट है कर लिया, लेकिन जब कोई नुकसान होता है फिर इंसान को अफसोस होता है कि यार मैं पहले ही सोच लेता। बिल्कुल, और हम अक्सर इस किस्म के खेलों में मुलविस होते हैं जिससे नुकसान होता है। बसंत इज अनदर वन। बसंत की एग्जांपल आप देखें, लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई दोबारा इसको, लेकिन ये चीज़ इस मुल्क में कम से कम रेगुलेट नहीं होती। नहीं कोई पकड़ सकता है ऐसे लोगों को जो शीशा पीस के जो है वो डोर बनाते हैं, वो डोरें जो है लोगों की गर्दनें काटती हैं। सकता है लेकिन पकड़ना शायद होगा नहीं। हम तो उन पे ना रहिएगा, अपने पे रहिएगा, साढ़े पे ना रहना, अपने पे रहना और अपना ख्याल खुद रखें। और अगर एक चीज़ पे पाबंदी है और वो जाने ले रही थी तो उनका भी एहसास करें जिनकी जानें उस डोर से ले ली गई हैं। तो आपके 15-20 मिनट के मजे के लिए या आधे घंटे की एक बसंत फेस्टिवल के लिए लोगों की जानें चली गई यहाँ पे। तो अगली खबर बताएं। हाँ बताएं। फुटबॉल के मैदान से जी। फुटबॉल के खिलाड़ी जबरदस्त खिलाड़ी हैं जी और फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल में जब अपना नाम पैदा करते हैं तो उन पर दौलत और शोहरत की देवी किस तरह मेहरबान होती है ये आपको मैं बताता हूँ। अच्छा। लायनल मेसी बहुत बड़ा नाम है जी फुटबॉल की दुनिया का, सब जानते हैं उसको, सब उनसे वाकिफ़ हैं। अब उनके पीछे मीडिया हर वक्त भागता रहता है, हर वक्त वो खबरों में रहते हैं और उनकी टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता। तो अब मेसी ने टीम के तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स को सोने के बने हुए 35 आईफोन्स बतौर तोहफा दिए हैं। सोने, ये बेसिकली गोल्ड प्लेटेड आईफोन, मैंने चेक किया फिर जाके ना गूगल में, मैंने चक्कर किया ये गोल्ड का आईफोन। तो वैसे एक एहसास हुआ होगा, एहसास मैं रूमी बताऊं इसलिए नहीं कि आईफोन नहीं, कि काश मैं भी मेसी की टीम में होता। मेसी की टीम में होता मैं आपको पानी वानी पिलाने वाला हो जाता। फुटबॉल मेरा स्पोर्ट्स से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, आपको पता है। कोई कुछ होता तो मुझे देखें आज एक गोल्ड का आईफोन मिलता, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड वो आईफोन होता। अच्छा, 1,75,000 यूरोज खर्च हुए हैं इनको खरीदने के लिए। खतीर रकम है जी, बिल्कुल बड़ी रकम है और ये तकरीबन 1 यूरो तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपए से। हाँ, तो वो भी टॉप गया। तो अब आप उस हिसाब से अंदाजा लगा ले कि ये कितना बन जाता है, तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाता है। 5 करोड़ रुपए मेसी के लिए कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, कुछ भी नहीं है। 24 कैरेट गोल्ड होता है ये। अच्छा, इस फ़ोन पर हर खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ है, उनका जो नंबर होता है वो लिखा हुआ है, उसका लोगो लगा हुआ है और ये बेसिकली कस्टमाइज्ड उन्होंने जो है वो बनवाए हैं। और मेसी जो है वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये आई डिज़ाइन गोल्ड नामी कंपनी जो है उनके CEO से रब्ता किया। दोनों ने मिलकर फिर ये डिज़ाइन सोचा और बना दिया। आप भी कभी कुछ सोचें डिज़ाइन की चीज़, आई डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन नहीं सोचें, कोई ऐसी गिफ्ट विफ्ट देना सोचें ना कि चलो तो टीम जीते, मेरी टीम जीते तो मैं सोच लूंगी। तो आप ऐसा करें, आप पहले दे दें। मैं पहले दे दूं उनको मोटिवेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे हमारे हालात चल नहीं रहे हैं, इस मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि मैं इतनी खतीर रकम आप लोगों को या किसी भी टीम को। एक और चीज़ हुई वो हो मेसी से ही मुझे याद आया, वो मैं पढ़ रहा था भाई। एक तो इन्होंने दिए, दौलत तो बहुत है मेसी के पास, ठीक है। अब मेसी को अपने ही मुल्क के जो नार्कोस जो होते हैं ना, ड्रग डीलर्स वगैरह, उन्होंने धमकी दी है कि वी आर वेटिंग फॉर यू। ये भी हुआ है, उनके रिश्तेदारों के सुपर स्टोर है, उधर फायरिंग हुई है। देखें तो एक अजीब टेंशन मची हुई है वहां पर। बिल्कुल। अब मेसी का क्या होगा? लेकिन आप ये छोड़ दें मेसी का क्या होगा, आप ये सोचें हमारा क्या होगा। पाकिस्तान की मईशत जैसी तैसी हो ही जाएगी, मेसी की खैर जैसी तैसी होनी है हमारी। अवैस पाकिस्तान की मईशत तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रही है। महंगाई की बढ़ती शरह ने आम आदमी के लिए बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो है
उसका हुसूल दुश्वार कर दिया और दुश्वार कर दिया। मईशत दान डिफॉल्ट होने के खतरात से खबरदार कर रहे हैं और डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया, हुकूमत मुसलसल आम आदमी पर टैक्सों की बौछार करती जा रही है। छप्पड़ फाड़ के हुकूमत ने आम आदमी पर टैक्स लगा दी। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया, एक रिपोर्ट सामने आई है यूएन की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की ज़बूहाली की वजह से 50 लाख अफराद को कहत का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि भूख और अफलास का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी मीडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी मशहूर न्यूज़ एजेंसी है NPR, उनसे ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी हैं दिया हदीद। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 मिलियन अफराद कहत का शिकार हो सकते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में भूखों को खाना खिलाने की जो रिवायत है उसकी तारीफ़ करते हुए कहा है कि इन रिवायात को भी अब दबाव का सामना है, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की जेब पर जो है वो दबाव पड़ रहा है। उन्होंने मज़ारों की सूरत हाल है वो भी बताई है कि जहाँ लोग ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें पेट भरकर वहाँ पर भी खाना नहीं मिल रहा, जहाँ पर एक वाफिर मकदार में लंगर लगे होते थे। असल में मसला जो है ना वो ये है दुनिया का, कि जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो हमारी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बड़ी ख़राब है। अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। वो जो इनइक्वालिटी है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कैपिटलिज्म का तोहफा है एक तरीके से, उसकी वजह से ये मामलात हैं। बहुत सारी जगहों पर हम बात करते हैं ना कि वो टमाटर फेस्टिवल हो रहा है स्पेन में, उधर आप टमाटर ज़ाया कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं टमाटर, और दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं खाना ना होने की वजह से। तो ये एक डिस्पैरिटी तो है ना, प्रॉब्लम तो है ये। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इतने बड़े बड़े दिमाग लगे हुए हैं, सोचें भाई, कुछ सोचें भाई, सोचें बिल्कुल। लेकिन हम एक और शख्सियत के बारे में भी सोचेंगे, और मुझे ज़ाती तौर पर ये शख्सियत जो है वो पसंद है, और हमारी टीम के भी काफ़ी मेम्बरान को ये शख्सियत पसंद है। कल हम बड़ी तशवीश में मुब्तला हो गए जब हमने ये खबर सुनी कि हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है। हम ज़िंदगी की दौड़ में इस कदर वैसे मगन हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को जो ज़रूरत होती है उसको देना ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि इससे मतलब एक तरह से बेतौजीही का जो खराज है वो अदा करने का वक्त आ गया। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है, एक बड़ा ही मशहूर चेहरा, पुरकशिश आवाज़, और सुष्मिता सेन जो दुनिया में मिस यूनिवर्स बनी थी इंडिया की तरफ से पहली मरतबा, मेरा ख्याल है पहली मरतबा ही हुआ था। हाँ। लेकिन उनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने पहले मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो जीता था भारत की तरफ से, फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया, और मेरे जैसे और अवैस जैसे बहुत सारे फैंस भी पैदा किए। मेरे जैसे ज़्यादा है, मर्द ज़्यादा है, ख़वातीन, शी इज़ अ ग्रेसफुल वुमन। हाँ। वो एक ग्रेसफुल खातून है, और अब तो खैर एक्टिंग की तरफ वो बहुत ज़्यादा रुझान उनका नहीं है, टाइम नहीं है। जब मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी होगी तो बात करूँगा, मुझे बताऊँगा कि नहीं हो सकी। अवैस मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली सुष्मिता जो है वो ये नहीं है हमारी तरह का, उनका लाइफस्टाइल नहीं है। मैं उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही हूँ, वो बड़ा वर्जिशें और योगा और पता नहीं किस किस किस्म की एक्सरसाइजेज, और वो एक बड़ा ही हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने वाली खातून है, बहुत खुद को फिट रखती हैं। उनको देख के आप बता सकते हैं कि वो फिट रहने वाली खातून है, अच्छा खाती हैं, हेल्दी ईटिंग, क्लीन ईटिंग। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मीडिया को बताया कि चंद रोज़ कबल दिल में तकलीफ के बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनकी जो एंजियोप्लास्टी है वो कर दी गई है और दिल में स्टंट डाल दिया गया है। अब ये बात भी जहन में रखिएगा कि सुष्मिता वर्जिश और फिटनेस करने का अपना बहुत ख्याल रखती थी, इसके बावजूद अगर दिल के आर्जे में ये मुब्तला हो गई हैं तो हम तो करते ही कुछ नहीं है, हम तो बोनस पे चल रहे हैं। फिर हमें ज्यादा करनी चाहिए, मतलब है हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। उन्होंने किया और उन्हें हो गया हार्ट अटैक, मैं तो जाती तौर पे कह रही हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो 4 मिनट की वॉक करके आके तसल्ली से बैठ जाना कि मैं तो वर्जिश कर आया हूँ, ये वर्जिश नहीं होती। और मेरा भी बड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, मुझे कोई 25-30 दिन हो गए मुसलसल वर्जिश करते हुए, और मुझे यकीन माने, मैं ये बात बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, अपने जिस्म पे तरस आता है। मुझे एहसास होता है कि बहुत देर से शुरू की वर्जिश या एक्सरसाइज है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत देर से शुरू की। बिल्कुल। जब वो आप कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं, इट्स नेवर टू लेट, लेकिन फिर भी वो आपको प्रॉब्लम नज़र आती है कि जब आप कोई चीज़, कोई वेट उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं उठ रहा होता है एक ख़ास बात, तो आप सोचते हैं, मैं कम से कम ये सोचता हूँ कि यार कुछ 5, 10, 15, 20 साल पहले शुरू कर देता मैं ये काम, लेकिन बस वो इंसान की सुस्तियाँ होती हैं, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। मैं इसमें किसी और को क्या कसूरवार ठहराऊँ, ये सुस्ती है भाई, मेरी अपनी सुस्ती है। लेकिन अब अल्लाह बस ये करवाते रहना प्लीज़। बिल्कुल ठीक है जी। अगली खबर, ये दिल से हम कानों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताएं। कानों को बताता हूँ, बेसिकली कानों के कच्चे कान जो है ना, इंसान कानों के कच्चे ना बने। हाँ, कानों के कच्चे ना बने, इंसान के बच्चे बने। कानों की सफाई जो है वो हमारे माशरे में एक बड़ी नॉर्मल बात समझी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है वो माचिस की तीली डालते हैं, या वो क्या होता है, वो ईयरबड होता है, वो डालते हैं, उसमें घुसेड़ रहे होते हैं, मैल निकाल रहे होते हैं, अजीब ही। अच्छा, अगर आप भी इस आदत में मुब्तला हैं तो ज़रा ये चंद
चीज़ें मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। एयर वैक्स जो होती है उसकी 2 किस्म होती है। जो कानों से जो मैल निकलता है ना, उसको कहते हैं ईयर वैक्स। एक होती है वो गीली और एक होती है खुश्क। गीली एयर वैक्स जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के कानों में होती है जिनकी नस्ल जो है वो यूरोपीय या अफ्रीकी हो। ठीक है, ये भी है मामला। अच्छा, खुश्क जो एयर वैक्स होता है वो मशरकी एशिया के लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो बू है वो भी इंसान की सेहत के मुतालिक बहुत अहम मालूमात फराहम करती है। अच्छा, अब ये देखें, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई मकसद है। अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो उसकी स्मेल से ये जान सकते हैं कि जी इंसान को क्या बीमारी है। ये एक इसके अंदर बड़ी टेक्निक है। सबसे अहम बात यह है कि एयर वैक्स जरासीमों के खिलाफ एक बड़ा कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम है, एक इम्यून सिस्टम है। खुद ब खुद कानों से बाहर जरासीम या जरासीम प्लूरल है ना, जरसूमा जो है वो सिंगुलर है। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी फनी वर्ड, लेकिन ये कि जरसूमा इज सिंगुलर और जरासीम इज प्लूरल। अच्छा, तो ये खुद ब खुद एक निज़ाम है जो कि इम्यून सिस्टम है इंसान का। अच्छा, और डॉक्टर कानों को बिला वजह साफ़ करने से मना करते हैं। आप हर वक्त ये करते रहें। हाँ, कान में दर्द हो रहा हो, कोई और मसला हो तो ज़ाहिर आप इसको साफ़ करें। बेसिक सफाई जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ये हो रहा हो तो आप जो है वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से भी आप जाकर उसको रब्ता करते हैं, आप उसको सफाई का प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वो जम जाए अंदर तो उसकी वजह से हेयरिंग भी आपकी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं जिनको हम वैसे गैर ज़रूरी समझ रहे होते हैं, लेकिन ये होती ज़रूरी हैं और अल्लाह ताला ने इनका भी कोई मकसद रखा है और किस तरीके से जरासीम से इंसान को बचा रही होती है। आप ज़रा जाकर गूगल कीजिएगा, पढ़िएगा। मैंने आपको एक थोड़ा सा टीज़र दे दिया है इसका, और आप पढ़ें और आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी कमाल की बात है जी। ये तो थी जी हमारी कुछ ट्रेंडिंग स्टोरी। और ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के बाद क्या करना है? अब हमने ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के बाद करना ये है कि हमने जाना है ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस। बैक जी, महंगाई के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और अपने नुमाइंदों से जानते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की और आवाम की क्या सूरत है। अब तो आवाम का हाल जानने की जरूरत है। आवाम का हाल जानेंगे हम महंगाई का हाल जान चुके। कल हमने बात की थी महंगाई की और हमने कुछ कंपैरेटिव रेट्स बताए थे कि हर साल क्या रेट्स रहे। वो जो रेट्स थे वो बुनियादी तौर पर एवरेज रेट्स थे जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दिए थे। अब एक वो रेट है जो वो देते हैं, हाँ, और एक वो रेट है जो मार्केट में प्रैक्टिस होता है, और एक वो रेट है जो मनमानी करने वाले जो है लोग वो उस रेट पर बेचते हैं। तो 3-4 रेट यहाँ पर भी चल रहे हैं हर चीज के। तो एक वो जो उन्होंने दिए जो डेटा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आता है, एक मार्केट रेट। असल में मार्केट रेट है क्या? तो सबसे पहले कराची चलते हैं। राबिया खान साहिबा हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया, प्लीज बताइए कराची में क्या रेट्स चल रहे हैं अर्शिया खुर्दनोश के? जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई से कराची की आवाम भी खासी परेशान नज़र आती है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें हम आटे की, तो आटा जो है वो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से ही नायाब नज़र आ रहा है। फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल के बायस जो है वो आटे की दस्तियाबी मुमकिन नहीं हो रही है, जिसके बायस जो है वो शहरी आटे की ख़रीदारी के लिए परेशान है। दीगर अशिया की अगर बात करें, प्याज की अगर हम बात करें, तो प्याज जो है वो इस वक्त हम लोग एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से प्याज जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। एम्प्रेस मार्केट को एक होलसेल मार्केट समझा जाता है। इसके अलावा दीगर मार्केट्स में अगर हम बात करें तो उसमें प्याज की जो फ़ी किलो कीमत है वो तकरीबन जो है वो 150 से 160 रुपये किलो दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करें तो टोटा चावल जो है वो तकरीबन 140 से 170 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो दस्तियाब है। और दीगर चावल की अगर बात करें, सेला जो है वो तकरीबन 270 से 280 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। इसके अलावा अगर बासमती चावल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी कीमत जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अगर गोश्त की हम बात करें तो मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 700 रुपये फ़ी किलो पहुंच गई है। जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो 460 रुपये किलो है। इसके अलावा जो है वो अगर मुर्गी के अंडों की बात करें तो अंडे जो है वो फ़ी दर्जन इस वक्त 230 रुपये दर्जन होलसेल मार्केट में दस्तियाब है। इसके अलावा अगर आप आम मार्केटों से अंडे की ख़रीदारी करते हैं तो तकरीबन
250 रुपये दर्जन जो है वो आपको अंडे मिलेंगे। गोश्त की कीमतों की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो गाय का गोश्त है वो तकरीबन जो है वो 700 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी और गाय के गोश्त की जो कीमतें हैं वो तकरीबन कराची में सेम हो चुकी हैं। शहरी जो है वो इस हवाले से खासे परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि ना सिर्फ आटा बल्कि चावल, गोश्त, अंडे समेत हर चीज़ महंगी हो गई है और अशिया खुर्दनोश की चीज़ें महंगी होने के बायस जो है वो हर तबका ही जो है वो यहाँ पर खासा परेशान है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिया, आपने वक्त निकाला। ज़रा लाहौर का भी रुख करते हैं और नवाज संगर साहब जो हैं वहाँ से हमें बता रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ऑन द ग्राउंड अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं क्या। जी नवाज साहब बताइएगा, क्या बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। खाने पीने की तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। मौजूदा जो महंगाई का एक लहर चल रही है, इसमें जो किचन है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ रहा है। अगर हम आटे की बात करें तो इस वक्त जो है लाहौर के अंदर आटे का जो 10 किलो का सरकारी आटे का थैला है उसका रेट 648 रुपये है। मगर जो है वो ग्राइंडिंग कम होने की वजह से या कोटा ना मिलने की वजह से आटे की सप्लाई मुतासर हो रही है, जिसके बाद जो है वो आवाम को जो है वो चक्की आटा ख़रीदना पड़ता है। और चक्की आटे का रेट जो है इस वक्त जो है वो 150 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह जो घी आयल की कीमतें हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी का रेट इस वक्त जो है वो 650 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, जबकि इसके रेट में रोज़ाना की बुनियाद पर 5 रुपये कमी और फिर अगले रोज़ जो है वो 5 रुपये इजाफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन इसका रेट जो मुर्गी का है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो नीचे नहीं आ रहा। इसके अलावा जो अंडे हैं वो इस वक्त 235 रुपये जो है वो दर्जन तक पहुंच चुके हैं। अगर हम चावल की बात करें तो चावल जो है वो जो 260 रुपये बिकने वाला चावल था वो इस वक्त मार्केट में जो है वो 350 से 60 रुपये किलो तक जो है वो पहुंच चुका है। अगर हम LPG की बात करें तो LPG की कीमत जो है उसमें 12 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और LPG का रेट जो है वो 278 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मौजूदा महंगाई की जो लहर है उसमें जो है वो किचन पर बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो डाला गया है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो इन चीज़ों को जो है वो अफोर्ड कर सके। लेकिन हुकूमत की तरफ से इन तमाम चीज़ों पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही, जिस वजह से जो गरीब आदमी है वो शदीद परेशानी से दो चार है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी हमारे कराची और लाहौर से जो अशिया खुर्दनोश के निर्ख हैं उनसे उन्होंने हमें आगाह किया। अब आप ज़रा कंपैरिजन कर सकते हैं कि कल जो हुकूमत बता रही थी वो क्या था और आज जो मार्केट में चल रहा है वो क्या है। बेसिकली मईशत जो है वो हमारी इस तरह की सूरत हाल में है कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि इंटर बैंक में डॉलर ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो 186 तक पहुँच गया वो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट में तकरीबन 300 रुपये से भी ज़्यादा की कीमत का वो मिल रहा है, अगर मिल रहा। ये मेरा 100 पे फंसा है, मेरा ख्याल है मेरा भी मेंटल स्टेट जो है वो वहीं उस अच्छे दौर से निकलने को राजी नहीं हो रहा। सही है, 300 से ज्यादा का चल रहा है मामला, लेकिन 300 का मिल नहीं रहा आपको। आप ढूंढने जाएं कहीं पर भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। अच्छा इसाक डार साहब जो हैं उनके दावे हर एक को याद है, उन्होंने कहा था 200 से मैं नीचे ले आऊंगा। वो बच्चे को वो उनका दावा याद है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप सब देख ही चुके हैं। तकरीबन 30% डिवैल्यू हुआ है पाकिस्तानी रुपया और स्टेट बैंक ने कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की उसमें 20% कर दिया है शरह सूद को। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है, CAA3 हो गई है हमारी रेटिंग और अगले 3 बरस में हमने तकरीबन 100 अरब डॉलर वापस करने हैं। ये सब कैसे होगा? हमारे साथ फरुख सलीम और हमारे साथ क्या होगा ये सवाल है। हमारे साथ क्या होगा? डॉक्टर फरुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर मुआशियात हैं, इक्तिसादियात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। अच्छा, जो खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो तो ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम चले गए हैं और ये जो सारी IMF के पास जाने से पहले की जो शराइत थी जो उन्होंने हमें दी थी वो सारी हुकूमत मान बैठी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दी हैं। लेकिन पिछले हफ्ते मतलब ये जो हमने हफ्ता देखा है इसमें 5 रुपये पेट्रोल की कीमत कम भी हुई है। मैं वहाँ से ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो क्या IMF चाहता था कि पेट्रोल की कीमत कम हो या ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन था और ये कहीं IMF के मुआहिदे पर असरअंदाज तो नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई भी बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं, जो गलत माशी पॉलिसीज हैं जिनके नतीजे में डॉलर की शदीद और संगीन और खतरनाक किस्म की किल्लत आ जाती है और फिर हम भागते हैं IMF की तरफ।
तो पहली बात तो ये कर लें कि हमें कोई मजबूर नहीं करता, हम अपनी गलत पॉलिसियों के नतीजे में उसके पास जाते हैं। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि IMF जो है, लेट्स से कि अगर वो दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करता हो तो हमें जो अपना बजट का खसारा है जो 6000 अरब से भी तजावुज़ कर रहा है, उसको दूर करना होगा। चाहे हमें IMF ये कहे या ना कहे, ये हमारे अपने मफाद में है। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस का आपने जिक्र किया, IMF ये कहता है कि आपको जिस कीमत पे पेट्रोल मिलता है आप उससे कम कीमत में अपने मुल्क में ना बेचें। देखिए, अगर कोई दुकान है जो महंगा पेट्रोल लेती है और सस्ता बेचती है तो वो दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसी तरह गैस के सेक्टर में अगर गैस चोरी हो रही है और हमारा गर्दिशी कर्जा जो है गैस के सेक्टर वाला वो 1500 अरब पे पहुंच जाता है, तो IMF चाहे हमें ये कहे या ना कहे, हमें वो खसारा दूर करना है। तो IMF की मैं समझता हूँ कि 90 से 95% जो सिफारिशात होती हैं वो तो हमारे अपने मुफाद में है। चाहे वो IMF हमें कहे या ना कहे, जो तजारती खसारा है अगर वो 40-45 अरब डॉलर पे जा रहा है तो वो तो पाकिस्तान में रहने वालों के और पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, तो उस खसारे को जो है वो दूर किया जाए। अब होता क्या है कि हमारी एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है, वो ढूंढती है कुर्बानी का बकरा, और बड़ा खूबसूरत था, एक तगड़ा सा कुर्बानी का बकरा चाहिए, और उस कुर्बानी के बकरे का फिर हम नाम रख देते हैं IMF। कि जी IMF ने हमें ये कहा था तो हमें बिजली के रेट बढ़ा दिए। भैया, आपकी 25% बिजली चोरी हो रही है, वसूली जो है वो 90% से ऊपर नहीं जाती, तो कोई भी दुकान जो है जो 100 यूनिट कोई बिजली उठाती है उसमें से 25 चोरी हो जाते हैं, 10 की वसूली नहीं हो पाती, और आप समझिए कि 35% उसमें से चोरी निकल जाती है और वसूली निकल जाती है, तो फिर वो दुकान कैसे चल सकती है? तो IMF ये कहता है कि खुदाया नुकसान ना करो, प्रॉफिट कैसे करेगी। लेकिन फारूक साहब, आपने जवाब का आगाज बड़े इंटरेस्टिंग चीज से किया। आपने कहा कि हुकूमत को कनपट्टी पर बंदूक रखकर IMF के पास कोई नहीं ले जाता, ये खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। तो अगर IMF की तरफ हम ना जाएं या कोई भी हुकूमत ना जाए, कहते तो इमरान खान साहब भी यही थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मजबूरन जाना पड़ गया, वो तो बहुत बड़ा यू टर्न था, मीडिया में भी बड़ा डिस्कस हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हकाइक में हम मजबूर हैं ऑलरेडी कि हमें जाना पड़ता है। तो अगर ये भी ना जाते तो फिर क्या करती हुकूमत? आपके पास इसका क्या सोल्यूशन नजर में आता है कि अगर IMF नहीं तो फिर क्या? देखिए, 30-35 साल की गलत माशी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, जिसके नतीजे में मैंने आपको बताया कि डॉलर ख़त्म हो जाता है ख़जाने में। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसको पेट्रोल भी इंपोर्ट करना है, डीजल इंपोर्ट करना है, चाय इंपोर्ट होती है, दालें इंपोर्ट होती हैं, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, LNG इंपोर्ट होती है, इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉलर चाहिए। तो या तो आप अपनी इंपोर्ट जो है उसको अपने बराबर रखें एक्सपोर्ट के, तो फिर आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बुनियादी मसला यहाँ पे मुझे नज़र ये आता है कि हमारा जो फंडामेंटल इशू है वो सियासत है। सियासी बुनियादों के ऊपर माशी फैसले किए जाते हैं और सियासियात की वजह से फिर बहुत बड़ा एक माशी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है, ये आप देख लीजिए कि पिछले अगर 2 साल आपके सामने रख दूं, फरवरी 28 सन 2022 अगर आप दिन याद करें, फरवरी 28 को साबिक वजीर आज़म साहब टीवी पे आए थे और उन्होंने सियासी बुनियाद पे एक ऐलान कर दिया कि हम सब्सिडी देंगे पेट्रोल और डीजल पे। वो दिन आप याद करें, फरवरी की 28 तारीख। अब आप सोचिए कि वजीर आज़म साहब आके ये कह रहे हैं और उनकी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर उस दिन जिस दिन ये ऐलान किया गया, उस दिन पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ 16 अरब डॉलर पड़े, और इस सियासी ऐलान के नतीजे में सिर्फ 1 महीने में 4 अरब डॉलर हमारे ख़जाने से खाली हो गए। तो सियासी फैसला था और उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा। ये PTI की हुकूमत थी। अब आप PTM की हुकूमत के दौरान देख लीजिए, अक्टूबर 2022 इसहाक डार साहब ने एक फैसला किया कि वो मसनूई तरीके से रुपए की कीमत को डॉलर के सामने या रुपए की कदर डॉलर के सामने मसनूई तरीके से रोक के रखेंगे। अब आप सोचिए कि वो सियासी फैसला था और उस सियासी फैसले का जो माशी नुकसान हमें उठाना पड़ा कि आज हम बैठे हैं कोई 3.8 अरब डॉलर पे, यानी कि कोई हमारे पास 3 हफ्ते के जो इंपोर्ट कवरेज है वो भी नहीं बचा। तो मामला सियासी है, माशी सीरियसली नहीं।
बिल्कुल ठीक है सर, सियासी मामला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दो चीज़ें हैं जो मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे सामने दो बयानात हैं। एक बयान है इसाक डार साहब का, वो कहते हैं कि मामलात सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और बस IMF से मुआहदा हो जाएगा। हाँ, डिफ़ॉल्ट की बात ना करें। एक मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है कि IMF से आप मुआहदा चाहे कुछ भी कर लें, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं टलेगा। अब अवाम इन दोनों में से किसकी बात माने? अच्छा, थोड़ा सा देखिए, टेक्निकल मामला है। अवाम अगर गौर कर ले, फोकस कर ले कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई मुल्क जिसने वादा कर रखा है कि बैरूनी अदायगी होगी एक ख़ास तारीख को, और उस तारीख को वो मुल्क अदायगी नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट में जाए। अभी तक कोई भी ऐसी पेमेंट जो पाकिस्तान ने वादा कर रखी थी कि उसकी अदायगी करेगा, उसमें डिले नहीं हुआ। जो आखिरी बॉन्ड था वो दिसंबर 2022 में जो मैच्योर हो रहा था $1 अरब का, उसकी मुकम्मल पेमेंट स्टेट बैंक ने कर दी थी। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड हमारा मैच्योर हो रहा है वो हो रहा है अप्रैल 2024 में। अभी मार्च और जून के महीनों के दरमियान, सोचिए अगले 4 महीनों के अंदर लगभग $7 अरब की अदायगियां करनी है पाकिस्तान में, और हमारे पास खजाने में जो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो 3.8 अरब के हैं। तो घबराने की बात तो है कि 3.8 अरब के आपके पास ज़खायर हैं और अदायगियाँ $7 अरब की हैं। तो जवाब ये है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है वो गलत कहते हैं, उनका शायद डेफिनेशन कोई और है, लेकिन डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ता चला जा रहा है अगर पाकिस्तान IMF के पैकेज का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी में 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, उसका अवाम पर क्या असर होगा और हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया कि असर क्या होगा। असर से पहले एक बात अगर आपके सामने रख दूं कि ये जो शरई सूद बढ़ाने वाला साइकिल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में हो रहा है। पेंडेमिक के बाद जो इन्फ्लेशन आ गई थी, जो कीमत में जो महंगाई आ गई थी, चाहे वो अमेरिका की बात करें जहाँ कोई 45-50 साल का जो रिकॉर्ड है महंगाई का वो टूटा है, इसी तरह बरतानिया में कोई 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स हैं वो अपना शरई सूद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की महंगाई आपको पता है कि हम तो 25% पे चले गए थे, तो यहाँ पे भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरई सूद को बढ़ाना शुरू हो गए। तो एक तो ये दुनिया भर का फिनोमेना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इसका असर एक तो ये होता है कि स्टेट बैंक की कोशिश है कि महंगाई की जो शरह है, जो महंगाई का घोड़ा इतनी तेजी से भाग रहा है, उसको स्लो डाउन किया जाए, उसकी स्पीड को स्लो की जाए। असर सबसे बड़ा तो हुकूमत को खुद होगा, क्योंकि हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्जा जहाज जो है वो खुद ले रखे हैं, और उनके ऊपर जब सूद बढ़ जाएगा तो आप सोचिए कि सूद की अदायगी की जो रकम मुख्तस की गई थी बजट के अंदर, उससे कहीं बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा नुकसान जो है वो कारोबारी लोगों को होगा जिन्होंने कर्जा जहाज ले रखे हैं, उनको भी सूद की मद में वापसी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो बिजनेसेस कुछ स्लो डाउन हो जाएंगे। सही, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे और माशी मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। अजीब सी सूरत हो जाती है जब माशी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता है। मैं पानी पीऊँ, आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने तालीमी इदारों से कुछ ख़बरें सुनी, बड़ी तशवीशनाक ख़बरें थी। सबसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया, तलबा तंजीमों में वहाँ पर तसादुम हुआ, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से खबर आई, वहाँ पर भी इसी किस्म का कुछ तसादुम हुआ, कुछ मामलात हुए, यूनिवर्सिटी में बड़ी हंगामा आराई हुई। अब ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्हें हम दरसगाह कहते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन तालीम के साथ साथ ये जो तलबा तंजीमें हैं उनसे भी
वास्ता पड़ता है स्टूडेंट्स का। अब तलबा तंजीमें अगर कंस्ट्रक्टिव काम कर रही हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या तलबा तंजीमें और सियासी तंजीमें जब ये गड़बड़ हो जाती है तो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब नहीं होता? और क्या तलबा तंजीमों और सियासी तंजीमों को यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस नए घर के नए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो बहुत मुबारक हो आपको इस नए घर की, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके इस नए घर में। आमीन आमीन आमीन। सर ये बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में तलबा तंजीमें कह लें या सियासी तंजीमें जो कह लें, आपका मुशाहिदा क्या है, कितना पेनिट्रेशन है इनका और क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये उसूली तौर पर तो हर महज़्ज़ब मुआशरे में जितने भी किसी काम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस पॉलिसी मेकिंग में शामिल होना चाहिए। मैं एक इदारे का सरबरा था मेडिकल कॉलेज में, और मेरा ये ख्याल था कि जो एकेडमिक काउंसिल है मेडिकल कॉलेज की, उसके अंदर भी जो टॉप के 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि लड़कियों को रिप्रेजेंट करें भी और लड़कों को भी रिप्रेजेंट करें, उनको भी एकेडमिक काउंसिल के अंदर बैठना चाहिए, ताकि वो तमाम मामलात जो स्टूडेंट्स के सिलसिले में डिसीजन मेकिंग होते हैं, मसलन उनका टाइम टेबल, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसके अंदर उनको शामिल होना चाहिए। मगर यहाँ शुरू में मैंने एक बात कही थी कि यह है मुहज़्ज़ब मुआशरों में। अब ये बात बहुत दुख से कही जा सकती है कि हमारा तहजीब का लेवल अभी वहाँ तक नहीं आया जहाँ हमें इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसकी मिसाल ये है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं और आप रोज़ इस बात को कहते हैं कि जमहूरियत सबसे ज़बरदस्त तरीका हुकूमत है, और अब तक के हिसाब से जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट वाली पॉलिटिक्स, ये अगर सही तरीके से चले और इसकी ये मिसालें हैं तो मुल्क ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। लेकिन अपने मुल्क में देख लीजिए, वो चीज़ जो मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर एक ख़ास तरीके से उन मुल्कों को डेवलप करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, हमारे यहाँ उसका क्या सत्यानाश हुआ है। तो लिहाजा कॉलेजेस के अंदर यूनियन के मैं बहुत हक में हूँ, वो ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा होने से पहले उस मयार पर लेके आना पड़ेगा हमारे अवामुन्नास को और हमारे तलबा और तालबात को और हमारे टीचर्स को। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि जितनी भी कॉलेजेस में यूनियंस होती हैं, वो एक्चुअली हमारी सियासी पार्टियां या उस शहर के जो पावर ग्रुप्स होते हैं वो उनकी एक एक एक्सटेंशंस होती हैं। जिस तरीके से तो जो सियासी पार्टियां हैं उन्हीं की एक ब्रांचेस जो हैं वो मेडिकल कॉलेज के अंदर होती हैं, मेडिकल कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, जिसके नतीजे में वो एक उसूल के मुताबिक कंट्रीब्यूट करने की बजाय अपने उस पार्टी को वो टो कर रही होती हैं, जिसकी बुनियाद पर कुछ लोग गुरूही मफादात हासिल करने के लिए वहाँ के बड़े बन जाते हैं और वो फिर फसाद मचाते हैं। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जब ये भी डिबेट होती है कि क्या पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाबंदी थी पॉलिटिक्स पे भी और स्टूडेंट के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे, हालांकि उसके बावजूद भी नुकसान तो उतना ही होता रहा जितना कि होता था पहले, लेकिन बस वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर पाबंदी थी। तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, हम चाहते नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे पॉलिटिशियंस आएँ। हम ये कायदे आज़म एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे, लियाकत अली ख़ान एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये पॉलिटिशियन थे बहुत बड़े। तो क्या हम चाहते नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छे पॉलिटिशियंस होने चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अच्छे पॉलिटिशियंस होने चाहिए तो स्टूडेंट्स की तरबियत तो कॉलेज के लेवल पर पॉलिटिक्स के लिए होनी चाहिए। मगर जब आप ये कह रही हैं ना कि क्या कॉलेज में पॉलिटिशियन होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नहीं, एक्चुअली हम सब के सब कॉन्शियस में ये है कि ये पॉलिटिक्स बड़ी फजूल चीज़ है। हम सब के जहन में यह है कि पॉलिटिक्स का मतलब ही एक दूसरे की टांगें खींचना है। तो जो असली पॉलिटिक्स है वो तो स्टूडेंट्स को वो तो 5वीं जमात से हमें सिखानी चाहिए, 10वीं जमात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पॉलिटिशियन कौन था? खुलफाए राशिदीन से बड़े पॉलिटिशियन। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब ही बेईमानी, 2 नंबरी, अपनी पैसे को इस्तेमाल करके, इख्तियारात को इस्तेमाल करके, उस इख्तियारात के जरिए से सब जायज़ नाजायज़ काम करवाना है। जो कुछ हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिशियंस करते हैं
एग्जैक्टली उन्हीं की एक कॉपी हमारे यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर करते हैं। इसलिए हमें बुरा लग रहा है। यानी एक ज़माने में था कि देसी घी जो था ना वो बड़ा ज़बरदस्त समझा जाता था कि वो देसी घी में बनी हुई चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अब वो इतना बुरा हो गया है कि हमें ये लगता है कि जो चीज़ देसी घी में बनी होगी ना वो ख़राब होगी। पता नहीं ये मिसाल इस पर आती है कि नहीं आती। सही है। नहीं तो सर बड़ा लीडर भी तो वही होता है जो जेल गया हो। बगैर जेल के हम तो वैसे घर में चौकीदार ना रखें ऐसे बंदे को कि जो हल्का सा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो, लेकिन यहाँ पर तो जेल वाला जो है वो जब तक जेल में वक्त ना गुजारा हो तो आप अजीम लीडर नहीं बन सकते। देखिए शिफा, बात यह है कि जब मुआशरे शऊरी तौर पर बहुत लो होते हैं ना तो वो फिर ग्रोही मफादात के लिए काम करते हैं। जब मुआशरे शऊरी तौर पर बुलंद होना शुरू हो जाते हैं तो वो सच के साथ होते हैं। देखिए मैं आपकी मिसाल देता हूँ। यहाँ हुआ कि वकीलों ने आके डॉक्टरों को तंग किया तो डॉक्टरों ने जाके वकीलों के सारे चैम्बर जला दिए, और उसके बाद जब डॉक्टरों और वकीलों ने यह किया कि लाहौर के एक अस्पताल में जाकर जो मरीज लेटे हुए थे कार्डिक वार्ड में उनकी ड्रिपें खींच ली और शीशे के साथ आईसीयू को तोड़ दिया। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी है, अगर आप इसको पॉलिटिक्स कहते हैं तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये ग्रोही मफादात हैं। मैं वकील भाई हूं, मैं वकीलों के साथ हूं। मैं डॉक्टर भाई हूं, मैं डॉक्टर के साथ हूं। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले थी कि मैं बनु खरज कबीले का हूं, मेरे कबीले के एक बंदे को मारा गया, लिहाजा मैं दूसरे कबीले की तमाम औरतों को पकड़ के ले जाऊंगा और मैं उसको मार दूंगा। जब मुआशरा शऊरी तौर पर बहुत लो सतह पर होता है तो लोग ग्रोही मफादात के साथ होते हैं, सच के साथ नहीं होते। हमारा मुआशरा बदकिस्मती से शऊरी तौर पर उस सतह पर है जहां लोगों के लिए सच की अहमियत नहीं है, ग्रोह की अहमियत है। मेरी जट बरादरी को अगर कुछ हुआ तो मैं लड़ पड़ूंगा, मेरे पंजाबी भाई को कुछ हुआ तो मैं लड़ पड़ूंगा, और यही यूनिवर्सिटी में है। बिल्कुल लसानी बुनियादों पर सही। अच्छा, अब चले अगर हम कहें कि जी तरबियत होगी माशरे की तो उसमें तो नस्लें लग जाती हैं और वक्त बड़ा लगता है उसके अंदर। अभी अगर हम इस तरह की चीज़ों के सोल्यूशन की तरफ जाएं तो क्या इस वक्त आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट यूनियंस पर क्या पाबंदी होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ऑपरेट करने के लिए या नहीं? मेरे ख्याल में इस वक्त तो एक्यूट फेज़ है और इस हालात में तो फौरी पाबंदी लगा देनी चाहिए, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम ये पाबंदी किस तरीके से बतदरीज इसको हम हटाएंगे और उसके लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे। इसके साथ एक पैरेलल फैकल्टी डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। हमारे अब असातिज़ा वो नहीं रहे, वो इकबाल का शेर है ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही मस्तियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। अब ना मसला ये है कि अब ना समझ नहीं आता कि कौन से मैं भी कुछ थोड़ी शायरी करता हूँ। मेरा एक शेर ये है कि जहां देखो सफ़े मातम बिछी है, जहां देखो, बल्कि आप अगर आपका वक्त होगा तो मैं पूरी गजल सुनाऊंगा, फिलहाल एक शेर ही सुनिए। जहां देखो सफ़े मातम बिछी है, जी सुनाइए। जहां देखो सफ़े मातम बिछी है, यहां एक बात का रोना नहीं है। यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं का ही प्रॉब्लम है, हमारे असातिज़ा का भी प्रॉब्लम है, फिर जो हमारे ऊपर पॉलिसी मेकर्स हैं उनका भी प्रॉब्लम है। मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं एक मुल्की लेवल की टास्क फोर्स बनाऊं और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट को और पॉलिटिक्स के कुछ लोगों को उसका मेंबर बनाऊं। वो बैठकर फौरी तौर पर तो ये इन पर पाबंदी लगा दें, उसके बाद एक पूरा चार्टर बनाएं, एक पूरा लाहे अमल बनाएं कि इस तरीके से स्टेप वाइज हम दोबारा इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग के अंदर करेंगे। इस वक्त ये करने का काम है। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, सर्जन हैं, लोगों को इल्म की रोशनी से माला माल कर रहे हैं और कोशिश उनकी भी यही है हमारी तरह कि मुआशरे की भी थोड़ी सी रिकंस्ट्रक्शन और रिजुविनेशन की जाए। बिल्कुल ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल एक कोशिश इस तरह की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की है। प्राइम मिनिस्टर साहब का इकदाम तो बड़ा जबरदस्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है शहबाज मोबाइल स्कूल्स का। तो स्कूल जो है वो चलते फिरते रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स तो बड़े फिर इसमें मोबाइल स्कूल्स में वो होंगे, उछलते कूदते
नहीं, आज मोबाइल स्कूल की बस जो है वो इधर खड़ी है, उसमें मोबाइल स्कूल में बैठा है, कल कहेगा कि कल तो किसी और जगह होगी, कल छुट्टी। तो ये भी हो सकता है। स्टूडेंट है जिनको छुट्टी की हमेशा याद आती रहती है। अक्सा खालिद हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है जी, और बता रही हैं हमें कि जो मोबाइल स्कूल है ये क्या है। जी अक्सा बताइए, इस मोबाइल स्कूल का अहवाल तो सुनाइए। जी बिल्कुल, 28 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील मंसूबे का जो है वो इफ्तिताह किया था। यहाँ पर आए थे, बच्चों से मिले भी थे। आज हम भी स्कूल ऑन व्हील की एक बस में मौजूद हैं, इसकी सैर भी आपको कराएंगे, साथ साथ डिटेल्स भी देती जाती हूँ। सबसे पहले इब्तिदाई तौर पर जो है वो 8 बसों का इफ्तिताह किया गया है, जो रिमोट एरियाज़ में जाएंगी। वहाँ पर जाकर जो है वो बच्चों को प्रॉपर सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जो बच्चे होमलेस हैं या जिनके पास स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, जो इसे अवेल नहीं कर सकते, उनको जाके पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद होंगे, असिस्टेंट्स भी मौजूद होंगे, आयाज भी मौजूद होंगी जो कि बच्चों को हेल्प आउट करेंगी। अगर बस में आपको दिखाऊं तो सबसे पहले जो है एंटर होते ही यहाँ पर सीट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक जो है वो बच्चों का रैक मौजूद है जहाँ पर वो अपनी चीज़ें रख सकते हैं, अपनी कॉपीज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। बाकायदा उनको स्कूल का माहौल दिया जाएगा। बेहतरीन किस्म का जो है वो यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम बनाया गया है जो उनके लिए हर तरह से फिजिबल होगा। इसी के साथ आप आगे आएँ तो आप देखेंगे कि जिस तरह किंडरगार्टन के बच्चों को खूबसूरती से पढ़ाया जाता है, उनके लिए जो है वो रंग बिरंगी चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह फोनिक्स का, उसी तरह उनके रंग बिरंगे टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कुर्सियाँ मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ कि एक सेशन में या एट अ टाइम 25 बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उनके ग्रीन बोर्ड्स भी हैं जिस पे वो अपनी पेंटिंग्स वगैरह जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने टीचर्स के साथ जो काम करेंगे वो उनका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और सबसे मज़े की बात जो यहाँ पर है इस स्कूल ऑन व्हील ऑन स्कूल बस की, तो वो ये है कि यहाँ पर स्मार्ट LED मौजूद है जहाँ पर बच्चे जो है वो फोनिक्स भी पढ़ सकते हैं आराम से, जिस तरह से आजकल ट्रेंड है। इसी के साथ यहाँ पर ये टच LED है जिसको बच्चे टच करके अपने लिए पेंट्स, अपने लिए कलर स्कीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और भरपूर तरीके से जो है वो इंतज़ाम किया गया है और बाकायदा तौर पर इस मंसूबे के ऊपर काम करके और इसको तैयार किया गया है जो कि बच्चों को नहीं आना पड़ेगा स्कूल में पढ़ने के लिए। ये बस खुद चल के जाएगी बच्चों के पास और बच्चों को जो है वो तालीम से आरास्ता करेगी। जी क्या बात है, ज़बरदस्त। अक्सा खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में दिखाया, पूरी बस का हमें विजिट कराया और LEDs लगी हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अब देखना ये है कि कितनी बसें हैं, किस किस इलाके में दी गई हैं, कितने अरसे तक चलती हैं, कितने अरसे तक चलती हैं। और ये बात है कि मोबाइल से मुराद है क्या, एक दिन वो एक इलाके के बच्चों को पढ़ाएगी, अगले दिन वो किसी और इलाके के बच्चों को पढ़ाएगी, किस तरह से ये मोबाइल स्कूल जो है वो, हाँ, क्योंकि स्कूल तो एक जगह पे ऐसा होता है कि वो हर जगह से वहाँ पर बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं और रोजाना आते हैं। तो ये मोबाइल वर्ड जो है इसको हम समझेंगे इसी प्रोजेक्ट की जो बच्चों को असल में ये मोबाइल का नाम देके ना लालच दिया जा रहा है, मोबाइल है, बच्चे तो मोबाइल के चक्कर में आ जाएंगे। ये होगा। लेकिन बच्चों के लिए कलरफुल बनाइए, जबरदस्त, वैसे अच्छा ही लगा है, मुझे। अच्छा इनिशिएटिव है। अब वही बात है कि सवालात ये हैं कि किस तरह से ये काम करेगा, मजीद डिटेल्स इस पर हम आगे आने वाले दिनों में जानने की कोशिश करेंगे। वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे जानवरों के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। कुदरत ने कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक मुतवाज़न जाल जो है वो बनाया हुआ है और इंसान है उसमें, जानवर हैं, परिंदे हैं, पौधे हैं, हत्ता कि बैक्टीरिया भी जो है वो भी इस जाल का लाजिम हिस्सा है और वो भी एक कारामद मखलूक है। ये तमाम मखलूक़ात मिलकर ज़मीन पर एक ऐसा तवाज़न कायम करती हैं जो हर तरह से ज़िंदगी की बका के लिए लाजिम है। इसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी इसको कहते हैं। और लेकिन इंसानों ने बढ़ती आबादी की वजह से जिस तरह जंगल काटे और मुख्तलिफ जानवरों की नस्लें ख़त्म हो गई इसकी वजह से, तो ये तवाज़न जो है ये अब ख़तरे में पड़ गया है और ये इम्बैलेंस हो गया है। अब बायोडाइवर्सिटी हमारी बैलेंस नहीं रही है, वो इम्बैलेंस होती जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे आज के दिन की अहमियत कितनी है और आज किस तरह से है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।
बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ डे, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी आई है 2023 की, उसमें बायोडाइवर्सिटी का तवाज़न खराब होने को अगले 10 सालों में एक तरह से इंसानियत के लिए चौथा बड़ा खतरा करार दिया गया है। तो इसके हवाले से इसलिए बात करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस हवाले से अगर कोई इकदाम हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और हमें करना क्या चाहिए बतौर कौम, बतौर इंडिविजुअल, जानवरों के लिए, उनकी बका के लिए। हमारे साथ यास्मीन अली जैदी साहिबा मौजूद हैं जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं, बिल्कुल, और जानवरों के लिए बड़ा काम करती हैं। अपने शेल्टर्स हैं इनके, बिल्लियाँ, कुत्ते, इन सब को, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स, इन सब को ये पालती भी हैं, इनकी खुराक का भी ख्याल रखती हैं, इनका इलाज भी कराती हैं। और मुआशरे में या पाकिस्तान में कहीं कोई मैल प्रैक्टिस हो रही होती है, जानवरों का इस्तेहसाल कहीं हो रहा होता है, उसके लिए आवाज़ भी उठाती हैं। मुतअद्दिद बार हमने इनको प्रोग्राम पे दावत भी दी है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं यास्मीन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आज। सबसे पहले तो आप अपना थॉट्स बताएं कि वाइल्ड लाइफ डे के हवाले से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? आई थिंक हम जैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल एनिमल विस्परर्स है, हमारे लिए रोज़ वाइल्ड लाइफ डे होता है। एवरी डे इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे फॉर अस, बिकॉज we are here for, we're fighting for the protection and safety of animals, and that means इंसानियत के लिए हम एक मिशन पे हैं। तो एक तो कोई चीज़ है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिस पे जानवरों के साथ इंसाफ तो कहीं से भी नहीं हो रहा। एंड देन अगर लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप जानवर के इंसाफ के बारे में क्या बात करते हैं जब यहाँ इंसानों का इंसाफ नहीं है, और ये स्टेटमेंट आई थिंक हर दूसरा आदमी बोलता है, और हम उसको कहते हैं इंग्लिश में क्लीशे, और मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है जो हर एक के मुँह से निकलेगा। तो वो मुझसे अब सुना भी नहीं जाता, बिकॉज इसकी बड़ी सिंपल रीजनिंग है कि इंसान और जानवर जो है वो दोनों जानदार है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, और ज़िंदगी उसको अल्लाह ने दी है। एक तराजू ज़िंदगी में बराबर होना चाहिए। इम्बैलेंस तराजू ऐसे नहीं हो सकता कि इंसान इधर हो और जानवर पे जुल्म हो रहा हो। तो ये तराजू बराबर होगा तो एक दुनिया सही चलेगी, एनवायरनमेंट सही होगा, मुल्क सही होगा, यू सी। और दूसरी बात ये है कि बड़ी सिंपल रीजनिंग है कि अगर आप अपने से कमज़ोर ज़ात जो बात नहीं कर सकती, जो बोल नहीं सकती, जो नौकरी करके खाना नहीं कमा के ला सकती, तो उस बेज़बान के ऊपर हम जैसे लोग जिनको कहते हैं हम अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका ख्याल करें। और अगर हम उन पे हम अगर उन पे रहम नहीं करेंगे तो ये याद रखें ये पूरी दुनिया के अल्लाह ताला इंसान पे भी रहम नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थियोरी फॉर सेइंग कि इस मुल्क में इंसानों के भी राइट्स हर चीज़ के होने चाहिए। हर चीज़ के, एक पौधे के भी राइट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास दरख्त भी काट देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। बिल्कुल से। और आप जब हम इस्लाम की बात करते हैं, हमारे दीन की बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ताला ने भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों के हुकूक की बात की है, पौधों के हुकूक की बात की है, किस तरीके से हमने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, इसकी बहुत बात हुई है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से है और आजकल उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, वो है चिड़ियाघर या जू जिसको हम कहते हैं। बचपन में हम सब जाते थे जू और बड़ा खुश होते थे कि जी जाकर जानवर देखते हैं। अब सेंचुरीज का आया है कॉन्सेप्ट, अब सेंचुरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हम अभी उस कॉन्सेप्ट से कितना दूर है और कैसे हम अपने बच्चों को उस वाइल्ड लाइफ से आगाही भी दे सकते हैं लेकिन जू ख़त्म भी करें, ये बैलेंस कैसे आएगा? जी, जानवर को तो केज होना नहीं चाहिए ना। एक्चुअली आई थिंक जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, इस्लाम में तो इसके ख़िलाफ़ मना है कि आप एक बिल्ली को भी ये जो केज करके बेचते हैं ये मना है, ये गुनाह है, इट्स नॉट अलाउड। और यहाँ तो हर चीज़ हो रही है। आप जू की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो स्ट्रीट एनिमल्स पे जुल्म है, उनकी किसी को परवाह नहीं है, जानवरों पे जुल्म है, पेट शॉप्स में जुल्म है, कोई कानून नहीं है। तो चिड़ियाघर का तो बहुत बुरा हाल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस चिड़ियाघर में बहुत दफ़ा आई हैव बिन इन्वॉल्व जब लायंस मरे एंड उनको जिस बुरे तरह से रखा गया, इतना खूबसूरत जानवर, उसको देख के मुझे तो रोना आता है कि उसकी हैबिटेट होती है। पहली बात तो ये जो उन्होंने जानवर बंद कर दिए हैं, ये अब वाइल्ड लाइफ में जाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि उनकी असल जगह तो पहाड़ियों में आज़ाद है। दे हैव टू लर्न, अपने मदर से सीखते हैं ये छोटे छोटे कब्स, और फिर ये जंगल में रहना सीखते हैं। तो बंद करना तो नहायत ही जालिम चीज़ है ना। बच्चों को ये अब सिखाना चाहिए, बच्चों को अगेंस्ट एनिमल क्रूल्टी
के बारे में सिखाना चाहिए, ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए, और जूस तो बंद होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारा इस वक्त कराची जू है, इसकी तो इतनी बुरी हालत है। आपकी सिंध गवर्नमेंट के पास सारा फंड है, लेकिन उनके पास तो प्लान्स भी तैयार थे हैबिटेट के, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ तो पता नहीं खाना भी नहीं मिलता सही। तो इन जानवरों को हैबिटेट देना तो बहुत ज़रूरी है, एंड अल्टीमेटली तो जू का कॉन्सेप्ट बंद हो जाना चाहिए। लाइक दे से एक्चुअली इट्स नॉट अ जोक, बट ऑनेस्टली पिंजरे के पीछे तो इंसान होने चाहिए और नॉट अ जानवर, क्योंकि जुल्म इंसान कर रहा है इन पे। और यू नो प्रिजन्स में तो ह्यूमंस को होना चाहिए। आपने जानवरों को किसने प्रिजन किया जिसको अल्लाह ने आज़ाद बनाया? अल्लाह बात सही है, बिल्कुल सही है। हमने जानवरों को बंद कर दिया है और खुद हम आजाद घूम रहे हैं। उनके जंगलों पे हमने कब्जा किया है, बिल्कुल उनके इलाके में हम घुस रहे हैं। बिल्कुल। और कौन जालिम है, और कौन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और कौन क्रिमिनल है? आपके जेलों में क्रिमिनल्स कौन है जी? हाँ, इंसान बिल्कुल, जेलों में क्रिमिनल्स इंसान है। अच्छा ये बताएं यास्मीन कि 3 प्रेसिंग इश्यूज पाकिस्तान में एनिमल्स के हवाले से जिनके ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तो मेरा ख्याल है ये जू वाली सिचुएशन जो है हमने डिस्कस कर ली है, इसके अलावा 2 और कौन से ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जिन पे कि जानवरों के हवाले से काम होने की फौरी तौर पर ज़रूरत है? कोई लेजिस्लेशन हो या कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स हो? जी, the 3 very important issues of course are the zoos in this country. Secondly, it is also the wildlife situation that people are keeping lions and leopards in Lahore, in Punjab, in Karachi like toys. जैसे ये कोई खिलौने हैं, इन्होंने शेर पाले हुए, इनको लाइसेंस कौन दे रहा है? आपकी करप्शन है, वाइल्ड लाइफ में करप्शन है। मैंने आपको पता है खुद 2 बेयर्स आज़ाद किए हैं, जो मेरे 2 बेयर्स हैं डब्बू एंड बलू, जो मैंने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ को दिया। आज वो आज़ाद हैं और वो एक उनके वजह से वो सैंक्चुरी बनी, वरना मैं उनको बाहर मुल्क भेजने वाली थी उन सैंक्चुरीज़ में जहाँ पे बेयर्स रखे जाते हैं। लेकिन उनकी वजह से आज सैंक्चुरी है वहाँ और ये आज़ाद है। एंड यकीन माने इससे ज़्यादा प्लेजर मुझे मिल ही नहीं सकता किसी भी चीज़ में कि मैंने एक छोटे से बेयर को जो एक बेबी की तरह था, जिसकी माँ से उसको छीना गया था गोली मार के, माँ को उसको किसी के पास बेचा गया इस्लामाबाद में, पिंडी में, फिर थैले में आया और वो मरने वाला था। उन्होंने उसको सरोगेट करके बड़ा किया, फिर जू में ले गए। आई हैड टू फाइट फॉर हिम, बट पंजाब गवर्नमेंट वर्क विथ मी। आज वो बेर आज़ाद है। इससे ज़्यादा क्या आपको प्लेजर मिलेगा ये देख के कि हम जैसे इंसान, हम समझते हैं हमारे अंदर पावर नहीं, हमारे अंदर बहुत पावर है। एक इंसान की आवाज़ और बहुत लोगों की आवाज़ में सबसे ज़्यादा ताकत है कि हम एक जानवर की पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। मतलब पूरे जानवर की मिजरी, फ्यूचर उसका हम बदल सकते हैं, उसको हर अजाब से बचा सकते हैं अगर हम उसके लिए खड़े होकर आवाज़ उठाएं। तो वाइल्ड लाइफ के ये सारे इश्यूज हैं। आज वो 2 बेर खड़ा होना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक हम सब मिलकर इस चीज के हवाले से आवाज नहीं उठाएंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। बहुत शुक्रिया यास्मीन जैदी साहिबा, आपने वक्त निकाला और बड़े इंपॉर्टेंट इशू है ये कि जानवरों के भी हुकूक हैं, उनका भी ख्याल रखना है, उनके हवाले से भी हमसे सवाल होगा। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी इंटरनेशनल लायनल मेसी की और अब हम बात करेंगे लोकल लायनल मेसी की, हमारे पाकिस्तानी लायनल मेसी की। और हम बात करेंगे फ़ुटबॉल की, जो हमने बात की थी कि कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जब आप सुनते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि एक ज़ात ऐसी है जो कि इस पूरे निज़ाम हस्ती को, वो क्या है, जो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो चला रहा है इस निज़ाम को और उसने हर एक की एक जगह फ़िक्स कर दी है और उस जगह तक लाने के लिए वो कुछ लोगों को, कुछ इदारों को कभी कभी वसीला बनाता है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी तुफैल शनवारी साहब ने, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रीट चिल्ड्रन बॉल टीम के हैं कप्तान। अस्सलाम वालेकुम तुफैल, कैसे? बॉल इधर देते भाई, ये दे ऐसे दे, ये अल्लाहु अकबर। शिफा ये क्या कर रही हैं आप? ये है बीच में मजमूम मकासद वाले अनासिर, ये है वो लोग जो काम खराब कर रही थी। बस मैं जरा खेलना लग गई थी बस, और क्या हुआ? तो भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अवार्ड मिले हैं इधर उधर PSL के बड़े? बहुत जबरदस्त, बेहतरीन।
तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको ज़रा आप अपनी कहानी सुनाएं कि एक स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं या स्ट्रीट चाइल्ड होता है उसकी लाइफ क्या होती है, आप अपने घर से सड़क पर कैसे आए और सड़क से फुटबॉल पर कैसे आए, थोड़ा सा कहानी ज़रा अपनी सुनाएं। मैं एक पासमानदा इलाके से हूँ, खैबर एजेंसी लंडी कोतल से। वहाँ हम लोकल खेलते थे। शिनवारी इतनी मशहूर वहाँ की ट्राइब है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि शिनवारी वहाँ के। शुक्रिया। तो वहाँ पे जो लंडी कोतल पासमानदा इलाका है, वहाँ पे इतना ग्राउंड ना कोई फैसिलिटी नहीं है, पत्थर का ग्राउंड है। मैं वहाँ पे लोकल खेलता था, बचपन से खेलता था, फिर उसके बाद स्कूल के टूर्नामेंट खेले वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना कोई अच्छी फैसिलिटी है, बस गांव में खेलता था लोकल। उसके बाद 2021 में ट्रायल हुए थे मुस्लिम के, जो मुस्लिम स्ट्रीट चाइल्ड टीम हर दफ़ा 4 साल के बाद जिस बड़ा वर्ल्ड कप होता है उससे पहले ये छोटों का वर्ल्ड कप होता है वही मुल्क में, तो उसके लिए मुस्लिम स्ट्रीट चाइल्ड टीम बना रही थी। तो मैंने वहाँ पे नौशेरा में ट्रायल दिया, लंडी कोतल से आ गया नौशेरा में, मैंने वहाँ पे ट्रायल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे आज़ाद कश्मीर मिरपुर में कैंप लगा 1 साल, उसके बाद मैं कैंप में भी आ गया। तकरीबन 80 बंदे थे कैंप में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम 10 बंदों में आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कतर में पाकिस्तान को नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप था उसमें आपकी टीम कहाँ तक पहुँची थी? फाइनल तक पहुँची थी, बिल्कुल। फाइनल में फिर हम पेनल्टी पे हार गए थे, बिल्कुल, अदरवाइज हम भी बराबर के चल रहे थे। अच्छा ये बताएं, घर वाले जब उनको पता चला कि आपकी सिलेक्शन हो गई और आप अब टीम में आ गए और फिर उसके बाद जब आप कप्तान बन गए, तो ये दोनों मौक़ों पर घर वालों का क्या फीडबैक था? बहुत खुश थे। कप्तान तो पहले जुनैद था, हमारा एक और कप्तान था, वो अब चला गया, तो अब मैं हूँ। तो पहले तो इतने खुश नहीं थे कि हम लोकल खेलते थे। जब मैं मुस्लिम में आ गया तो मुस्लिम ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, प्रॉपर खुराक मिलता था, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता था, तो घर वाले बहुत खुश थे। और जो मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया तो उस पर तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ पे मैं टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। और खेलने से पहले कोई काम शाम करते थे? नहीं, बस या तालीम हासिल कर रहे थे? स्कूल में था मैं। स्कूल में कौन से तक पढ़े हो? अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में है, यानी कि कैरी ऑन कर रहे हो तालीम? अभी स्टार्ट किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की फुटबॉल टीम होती है उसमें बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है? ये मुस्लिम पूरे पाकिस्तान में ट्रायल लेती है, इसके बहुत एकेडमी भी है पूरे पाक में, तो ये मुख्तलिफ इलाकों में जाती है। जैसे मैंने नौशेरा में ट्रायल दिया, पूरे पाकिस्तान में जाती है। हमारे टीम में पूरे पाकिस्तान से लड़के, कराची से भी है, फैसलाबाद से भी है, DI खान, टांग, बहुत जगहों से है। तो वहाँ पे ट्रायल लेती है, फिर उसका सिलेक्शन करती है। हमारा कोच है। और इस ट्रायल का क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब वो बच्चे जो सड़क पर रह रहे होते हैं या वो बच्चे जो घरों से बाहर होते हैं, या कोई भी बच्चे आके इसमें ट्रायल तो नहीं दे सकते? नहीं, स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वो बच्चे होते हैं जिस पे टैलेंट होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसको, गरीब बच्चे वो आते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ खेलते हैं तो आपको वहाँ की जो टीम्स हैं उनके साथ जब आप मिलते हैं तो आपको उनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग या उनके खेल और हमारे खेल में क्या फ़र्क नज़र आता है? हम गए थे कतर में, तो तकरीबन वहाँ पे 28 टीमें थी। अच्छा। इंग्लैंड की भी टीमें थी, बहुत सारी टीम। ब्राज़ील की, हमने ब्राज़ील को सेमीफाइनल में हरा दिया। हाँ। ब्राज़ील अगर आप बात करें तो ब्राज़ील है भाई, बहुत अच्छी टीम है। तो टैलेंट है, लेकिन अगर अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, अच्छी ट्रेनिंग वगैरह मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकते। पाकिस्तान में टैलेंट है, तो वहाँ की भी वही सेम थी। इतना। उनके वालिदैन क्या करते हैं वालिद साहब? वो प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, ठीक है। और जब आप इस टीम में आए थे और जब टीम से पहले खेलते थे फुटबॉल, तो वसाइल में आपको कितना फ़र्क लगा? पहले आप सब चीज़ें खुद कर रहे थे, जाहिर है, बाद में टीम में आए तो टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सब ने मिलके ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों को टीम में शामिल किया, तो इन्होंने आप लोगों को क्या क्या वसाइल या ट्रेनिंग बेसिकली दी है? बहुत मैं ये सारा क्रेडिट तो मुस्लिम को दूंगा, क्योंकि उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हमें अपने गांव से उठा लिया, यहाँ पे लेके आए कश्मीर में। हम प्रॉपर खुराक मिलता था, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता था, उसके साथ साथ पॉकेट मनी भी मिलता था। अच्छा। तो हम बहुत खुश थे और हमारा फुटबॉल भी इस तरह जारी था। तो मैं ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई थी, ये मुस्लिम की तो अब आगे क्या इरादे हैं आपके? कौन से टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं? कौन से ट्रायल्स की तैयारी कर रहे हैं? अभी इंशाल्लाह हमारा उम्र जो है अंडर 17 है, तो मैं अंडर 19 पाकिस्तान का जो नेशनल टीम है उसके लिए इंशाल्लाह ट्रायल दूंगा। और मेरा ख्वाहिश भी है कि मैं नेशनल टीम की तरफ से खेलूं। अच्छा, तो ये ट्रायल्स जो हैं ये अभी होंगे, उसके लिए आप इंशाल्लाह होंगे। कब होने हैं ये ट्रायल्स? ये जून में होंगे। अच्छा, ट्रेनिंग चल रहा है? इंशाल्लाह तैयारी है, इंशाल्लाह। जबरदस्त। अपने ऊपर किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो?
ख्याल जब अपना रखते हो तो डाइट में ख्याल रखते हो, फिटनेस एक्सरसाइज करते हुए ज्यादा ख्याल रखते हो, किस चीज पे तवज्जो ज्यादा देते हो? डाइट पे भी रखता हूँ और सबसे ज्यादा जो फिटनेस, अगर बंद फुटबॉल में अगर फिट नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि फुटबॉल फिटनेस का गेम है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप फुटबॉल देखने में कितना देखते हो फुटबॉल, और कौन कौन सी टीमें ऐसी हैं जो आपकी फेवरेट है? मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ये वर्ल्ड कप अभी हुआ कतर में, तो मैंने पूरा देखा और मेरा फेवरेट जो स्टार्ट से टीम था अर्जेंटीना था। उसने पहले मैच सऊदी अरब से हार गए, लेकिन मैंने सब लोगों को बताया था कि ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि बहुत अच्छा टीम था और आखिर में उसने फाइनल भी जीता। और मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो तो मेसी है। वो तो फिर मेसी है। फिर तो आप बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन करना मत। ये गलत बात है, क्या आप उकसा रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं आप इनके सामने? देखिए, उसका प्रिडिक्शन थी, वो प्रिडिक्शन सच साबित हुई। कोई बैटिंग ना जाए, बिल्कुल गलत बात है ये बैटिंग, लेकिन ये आप करना नहीं है। हमेशा साफ सुथरे तरीके से खेलना। अल्लाह ताला मंजिलें बहुत है और अल्लाह ताला कामयाब करेगा आपको इंशाल्लाह। तो मेसी ने तो अभी अपने सारी टीम को आईफोन भी लेकर दिए हैं, सोने के आईफोन। तो आप भी जब इंशाल्लाह एक दिन वर्ल्ड कप जीते तो आईफोन अपनी पूरी टीम को लेकर देना इंशाल्लाह, और उनको भी लेके देना जिन्होंने इंटरव्यू किया वो भी जरूरी है। सिर्फ टीम को तो नहीं देना चाहिए। चलिए, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू तफैल, थैंक यू शनवारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। भाई गेंद कहाँ गई? वो आपने जो गेंद इधर उधर की थी वो गेंद करीब है। अच्छा, वो मेरे पीछे आ गई है। भाई गेंद उठा के इनको वापस की जाए। पता चला कि वो आप दरमियान में ये होते हैं, ये बीच में जब भी आप खेल रहे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीच में गड़बड़ करेंगे, उनकी तरफ मत देखना। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको की तवज्जो हटा देंगे गेम से, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस। सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो फिर जबरदस्त आपकी जो है वो स्टोरी। और जितने भी यंगस्टर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की चाहत है, लगन है, आप करना चाहते हैं वो काम, तो बस आप करने के लिए मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए। ये दो चीज़ें हैं जिसकी कॉम्बिनेशन से आप किसी भी मकाम तक पहुंच सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमने जाना है बाराकहू की तरफ। वहाँ से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। एक दफ़ा हमने देखा कि वहाँ पर जो बाराकहू का एक मेन फ्लाईओवर बन रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वहाँ से आवाम को बड़ा फ़ायदा होता, उसका एक पुल जो बना हुआ था या कोई कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, पिलर था, वो गिर गया। उसके बाद कल दोबारा एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई कि उसके दोबारा मजीद जो गार्डर्स हैं वो गिर गए हैं। और समझ में नहीं आ रही लोगों को कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गिर क्यों रहा है? अरबों का प्रोजेक्ट है, और ये किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार, और क्या गिरना डॉलर को चाहिए या ब्रिज गिर रहे हैं, ये मामला है कि अच्छा वैसे डॉलर 8 रुपए गिर गया है भाई। बिल्कुल, 8 रुपए गिर गया डॉलर आज, ठीक है। और बिलाल आफरीदी साहब हमारे नुमाइंदे हैं जो कि बाराकहू से मौजूद हैं और ब्रिज के हवाले से, पुल के हवाले से हमें ताज़ा तरीन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, बाराकहू बाईपास की तामीराती वर्क पर ये दूसरा हादसा जो है वो आज पेश आया है एक हफ्ते के दौरान। और आज जो हादसा पेश आया है, ज़ेरे तामीर पुल जो है उसके जो बीम है वो गिरने से हादसा पेश आया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि 5 बीम जो है वो रखे गए थे पुल को जोड़ने के लिए, और जब छठा बीम जब रखा जा रहा था तो अचानक से जो मुकम्मल सारे जो बीम है वो ज़मीन बोस हो गए। लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान जो है वो इसमें देखने में नहीं आया, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान जब ये बीम रखे जा रहे थे इन पुल के ऊपर, तो मुकम्मल तौर पर इस एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया था और मजदूर जो है वो भी यहाँ से दूर थे और क्रेनों की मदद से इन बीमों को जो है वो ऊपर रखा जा रहा था। ताहम ये दूसरा वाक़या है कि यहाँ पर जो है 5 दिन कबल भी जब एक पिलर की शटरिंग बांधी जा रही थी तो उस दौरान 6 मजदूर उसका शिकार हो गए। जब वो शटरिंग जो है वो टूट कर गिर गई तो 4 मजदूर उसमें शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 2 मजदूर जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। इस वक्त की सूरत हाल की यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर कब चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर, उसके अलावा जो पुलिस हुकाम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो इंक्वायरी होगी कि क्या वजूहात थी, क्या किसी की नालायकी या नाअहली की वजह से वाक़या पेश आया। इसकी मुकम्मल जो है वो तहकीकात की जाएंगी और मटीरियल को भी चेक किया जाएगा, क्या मटीरियल में कोई नुक्स था। तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। अभी इस वक्त जो रोड की बहाली का जो काम है वो तेज़ी से जारी है, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है इस्लामाबाद और मरी और कश्मीर जाने के लिए जो है बाराकहू का ये रास्ता है। ये मुकम्मल तौर पर जो है अभी एक साइड इसकी रोड की बंद हो चुकी है। इस रास्ते को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए जो क्रेनें हैं वो यहाँ पर काम कर रही है और इस जो बीम्स हैं इनको काटा जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द इनका मलबा रोड से हटाया जाए और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो भी दोबारा शुरू किया जाए और ट्रैफिक के लिए रोड को भी बहाल कर दिया जाए। जी
बिल्कुल बहुत ठीक है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया और हमारी दुआ ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से मुकम्मल हो और अल्लाह ताला किसी बड़े हादसे से हम सबको बचाए। बिल्कुल। दो लेबर तो जो हैं वो पिछले दफ़ा जब ब्रिज का कोलैप्स हुआ तो उसमें अपनी जान की बाजी वो हार गए, और सेफ्टी मैकेनिज्म्स के हवाले से भी गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन कौन गौर करेगा? ये बहुत सारी चीज़ों पे और गौर हो रहा है ना, तो इसीलिए ज़रा आप उसको रहने दें। अच्छा, और वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया है, कभी वो बनता है फिर कहते हैं अमीर तरीन शख्स की पोस्ट से वो 2 पॉइंट नीचे आ गया है, फिर 2 पॉइंट ऊपर चला गया। सुन ले मैं बताता हूँ हुआ क्या। वो जैसे ही अमीर तरीन शख्स बना, उसके कुछ ही मतलब वक्त के बाद, चंद ही यूँ कह लें कि घंटों के बाद, $2 बिलियन उसकी वर्थ में से कम हुए और 184 बिलियन पर वो पहुंच गया, 184 बिलियन, और वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो पहले नंबर पे जो है वो साहब हैं LVMH के CEO जो हैं, जिनका नाम है जी बर्नार्ड अर्नोल्ड, वो हैं जी इस वक्त पहले नंबर पे। अमीर लोग हैं कितने, 184, 186, 200 बिलियन डॉलर इनके पास होते हैं। करते क्या होंगे ये लोग, ये मुझे समझ में कुछ नहीं, एक जूता ये $500 का बेचते हैं। अच्छा, और ऐसे लोग इस मुल्क में भी मौजूद हैं जो 500 या $1000 के जूते पहनते हैं। तो ठीक है भाई, तो ये खरीद रहे हैं, वो उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, ये कर रहे हैं ये लोग। अब ऐसा कोई बिजनेस मॉडल समझाओ। इतनी दौलत अगर मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूंगा, इस वीकेंड पे मैं सोचूंगा। और वीकेंड चूंकि तकरीबन शुरू ही हो गया है नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे हम अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।